लेट्स स्टार्ट क्लास 2 लेक्चर 2। कल हमारा 3 प्रिंसिपल हो चुके थे ग्रीन केमिस्ट्री में। अब देखेंगे 4th प्रिंसिपल से, ठीक है, ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए 4th जो एप्लीकेशन है ग्रीन केमिस्ट्री में वो दिया है डिजाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल। मतलब ऐसे केमिकल यूज करना है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते वक्त जो ज्यादा टॉक्सिक ना हो, हार्मफुल ना हो। तो दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जो लास्ट हमने एप्लीकेशन देखा था, प्रिंसिपल देखा था वो। तो टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट आर लेस टॉक्सिक, मतलब कम पॉइजनस। टॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है? पॉइजनस, विषारी। विच रिक्वायर अ लेस टॉक्सिक मटेरियल। जैसे आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है एडिपिक एसिड, इस एडिपिक एसिड को यूज किया जाता है पॉलीमर इंडस्ट्री में। इट इज यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री। अब जब इसको पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है तो इसको बनाने के लिए मटेरियल क्या लगेगा? बेंजीन। इसको बनाने के लिए लगता है बेंजीन, और बेंजीन जो वो थोड़ा सा टॉक्सिक है। ये बोला है, देखिए, एडिपिक एसिड वाइडली यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री एंड इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन, कि जो हार्मफुल एंड कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मीनिंग होता है कैंसर कॉसिंग। कार्सिनो मीन्स कैंसर और जेनिक का मीनिंग होता है बर्थ। तो कैंसर कॉसिंग केमिकल है बेंजीन। एंड बेंजीन बीइंग अ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलाटाइल मतलब पेट्रोल के जैसा, यानी कि जो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है, इवापोरेट हो जाएगा। तो ये जब इवापोरेट हो जाता है तो एयर पोल्यूशन करेगा। व्हेन इट इवापोरेट्स इट विल कॉज एयर पोल्यूशन। जब इवापोरेट हो रहा है तब एयर पोल्यूशन कर रहा है, और जब ये सॉलिड फॉर्म में तब ये टॉक्सिक है। मतलब दोनों तरफ से क्या कर रहा है? ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि ऐसे केमिकल यूज कीजिए जो हार्मफुल ना हो। तो वैसे क्या किया अब यहाँ पर? ये है इसका एप्लीकेशन, कि इन ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय ड्राथ एंड फ्रॉस्ट, इन्होंने क्या किया? एडिपिक एसिड को सिंथेसाइज किया एंजाइमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम ग्लूकोज से तैयार होंगे। सिंथेसाइज एंजाइमेटिकली, सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। तो इस तरह से, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। और जब स्लाइड पर आगे मूव करूंगा तो पिछले स्लाइड में वाला आपको याद हो जाना चाहिए। 4th जो प्रिंसिपल था उसके अंदर हम क्या बोले? एडिपिक एसिड बनाने के लिए लगेगा बेंजीन, बट बेंजीन ज्यादा टॉक्सिक है और उसका वोलाटाइल होने की वजह से उसके वेपर भी हार्मफुल है। तो क्या किया? विद द हेल्प ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जो दो साइंटिस्ट थे ड्राथ एंड फ्रॉस्ट, उन्होंने क्या किया? एंजाइमेटिकली जो एंजाइम्स ग्लूकोज से तैयार हो गए उससे वो एडिपिक एसिड बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए नंबर 5th एप्लीकेशन, 5th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब देखिए यहां पर क्या बोला? यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट। आपको इस फिगर में जो मैंने ऐड किया इसके अंदर आपको बहुत सारे सॉल्वेंट दिख रहे हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट यूज करना है जो हार्मफुल नहीं रहेंगे ज्यादा, और उनके साथ ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मतलब हम किस इंस्ट्रूमेंट में इनको फिल करें। जैसे यहां पर आपको प्लास्टिक के बॉटल दिख रहे हैं, तो ये प्लास्टिक के बॉटल क्या हो गए? इनके अंदर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का ये असिस्टेंट हो गया, सहायक। तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मीनिंग होता है सहायक, मतलब उनके साथ क्या है, आपन किसके अंदर रख रहे हैं। तो जैसे देखो, आपको अगर पानी दिया तो आप ग्लास में पी रहे हो, जो स्टील का है वो ग्लास, या तो सपोज आप पी रहे हो प्लास्टिक के ग्लास में। तो प्लास्टिक के ग्लास में आप पियोगे तो वो हार्मफुल है, और स्टील के ग्लास में पियोगे तो वो यूजफुल है। तो पानी हमको समझ में आ गया, हो गया सॉल्वेंट, और जो ग्लास आप किस टाइप का यूज कर रहे हो उसको बोलेंगे ऑक्सिलरीज। सेफर सॉल्वेंट चूज करना है, अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंस यूज्ड, एंड एज दिस मेकअप लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल वेस्ट इज क्रिएटेड। तो क्योंकि इसके अंदर वेस्ट क्रिएट होगा ये बोला है, तो इलिस्ट्रेशन दिए वाला है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन, कि मेन एम बिहाइंड द प्रिंसिपल is to use the green solvent, for example water, supercritical CO2। ये थोड़े अच्छे सॉल्वेंट है किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द वोलाटाइल हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे ये CH2Cl हो गया, मिथिलीन क्लोराइड, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ऐसे सॉल्वेंट है जो ज्यादा हार्मफुल है, तो इनकी जगह किसको यूज करना चाहिए? वाटर, सुपरक्रिटिकल CO2। मतलब ये अच्छे सॉल्वेंट है। देखने का है कि कौन सा सॉल्वेंट
ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तो वैसे को यूज़ करना। तो सॉल्वेंट, ये हमको पता है कि सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं कुछ, कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वो सब्सटेंस किस में डिसॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में। ये ऊपर दिखा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलेंगे हम, ये CH2Cl, CHCl3 और ये सब। उसके बाद देखिए, वाटर सबसे अच्छा मीडियम है। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वर्ल्ड के 90% सब्सटेंस जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। वाटर इज सेफ बीइंग सॉल्वेंट व्हाइल डाइक्लोरोमीथेन इज हैजार्डस। हैजार्डस मतलब दुष्परिणाम, जो हार्मफुल है। यूज ऑफ टॉक्सिक सॉल्वेंट अफेक्ट द मिलियंस ऑफ वर्कर एवरी ईयर एंड हैज इम्प्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड एनवायरमेंट एज वेल। ये पता है, क्योंकि ये जो केमिकल का कॉन्टैक्ट बार बार जो भी लेबर वहां पर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट में आए तो ये सॉल्वेंट बहुत हार्मफुल होता है। अपना ये जो 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसका जब जहां पर पेंट होता है, देखिए पेंटिंग जो होता है वहां पर देखिए पेंटिंग के लिए वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट यूज करता है, वो उन लोगों के स्किन पर गिरा तो हार्मफुल है। उसके बाद वो जो अलमारी रहते हैं देखिए लोखंड के, आयरन के, उसके ऊपर भी जब पेंटिंग करते हैं तो वो जो केमिकल रहता है उनके अंदर भी वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट है, तो वो भी हार्मफुल है। तो वैसे देयर यूज क्रिएट द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन एंड अदर हेल्थ इम्पैक्ट। फाइंडिंग द सेफर मोर इफिशिएंट अल्टरनेटिव फॉर रिमूविंग सॉल्वेंट ऑल टुगेदर इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमको एक तो सॉल्वेंट लेस टॉक्सिक यूज करना है, और उसके साथ ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरीज, ये भी थोड़ा अच्छे क्वालिटी का यूज करना है। आप देखते हैं ना अलग अलग टाइप के कैन रहता है, तो वैसा। उसके बाद देखेंगे 6th प्रिंसिपल। 5th प्रिंसिपल में याद हो गया ना क्या बोले हम, कि वहां पर सॉल्वेंट और ऑक्सिलरीज ये अच्छे यूज करने चाहिए। मतलब वाटर और सुपर क्रिटिकल CO, ये अच्छा था CO2 एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH2Cl2 मिथिल डाइक्लोराइड। तो उसके कंपैरिजन में जो अच्छे सॉल्वेंट है वही यूज करना चाहिए। उसके बाद 6th प्रिंसिपल, डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो केमिकल सिंथेसाइज हो रहा है टू डिजाइन, मतलब ऐसे केमिकल डिजाइन करना है कि जो मिनिमम यूज ऑफ एनर्जी करेंगे और जो रिएक्शन कैरी आउट करेंगे एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग प्रॉपर कैटलिस्ट। मतलब देखिए, जैसे अपन पहले खाना बनाते थे, तो खाना बनाने के लिए पहले क्या करते थे, राइस अगर बनाना है सपोज, तो पहले जब कुकर नहीं था तब की बात बोल रहा हूं मैं, ये ऐसी जो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या करते थे, वाटर डालते थे और ये रहा राइस। अब इसके राइस जब बनाना है अपने को, तो इसके अंदर क्या होता है, ये वेपर ऐसे जाएंगे, राइस बनने को यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। और आज क्या करते हैं हम, टुडे वी आर यूजिंग प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कुकर हो गया। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर की वजह से राइस जल्दी पक जाएगा। तो मतलब देखिए यहाँ पर एनर्जी सेव हो रही है, इधर एनर्जी सेव नहीं हो रही है। तो ये जो 6th प्रिंसिपल है, इसका बोलने का मीनिंग ये है कि मतलब ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी यूज कीजिए कि जहाँ पे एनर्जी सेव हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो वैसे क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में हम देखिए जो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग हो रहा है, हम बायो रिएक्टर यूज करते हैं वहां पर। बायो रिएक्टर मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटर, जिससे अल्कोहल तैयार करने आता है, ऑर्गेनिक एसिड तैयार करने आता है, विटामिन तैयार करने आता है। उसके बाद वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करने आएंगे हमको विद द यूज ऑफ बायो रिएक्टर। तो ये मतलब एनर्जी सेव करता है और प्रोडक्ट की इफिशियंसी अच्छी होती है। कंडीशन ऑप्टिमाइज करने आते हैं, सो ऑन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन में यूज होता है, प्रोटीन इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन है डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। मीन्स केमिकल शुड बी डिजाइंड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय कैरिंग द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बोले आ रहा है, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यूज करते हैं फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल। तो ये अब यहां पर बोला है, देखिए, द बायो कैटलिस्ट कैन वर्क एट एन एम्बिएंट कंडीशन। सिमिलरली इन अ केमिकल सिंथेसिस, refluxing condition require the less energy, improving the technology of heating and use of microwave heating। अब ये भी बोला, देखिए माइक्रोवेव हीटिंग क्यों बोला है, क्योंकि अभी मैंने बोला है पहले जो अपन ट्रेडिशनल कुकिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे उसमें एनर्जी ज़्यादा जाती थी। आज हम हीटिंग के लिए किसको यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव को।
माइक्रोवेव, क्योंकि ये जो माइक्रोवेव है वो क्या यूज करता है, ये टेक्निक MASER। आपको लेजर पता है ना, जैसे लेजर होता है वैसे होता है मेजर, मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जैसे लेजर होता है वैसे ये मेजर होता है। मेजर के अंदर यम का मीनिंग होता है माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव, और बाकी आगे का जो लिखा है उसका लॉन्ग फॉर्म मैंने ऊपर लिखे वाला है, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब इस एप्लीकेशन में एनर्जी सेव करना है। उसके बाद देखिए 7th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इसके अंदर क्या करना है, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक, मतलब ऐसा मटेरियल यूज कीजिए किसके लिए, एनर्जी तैयार करने के लिए, मतलब पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल एक टाइप का एनर्जी फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल। पेट्रोल जो रहता है उसके अंदर मैंने बोला आपको, पेट्रो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रॉक, और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, मतलब पत्थर से मिलने वाला ऑयल। पर हमको पता है कि जो पेट्रोल डीजल है वो एक्सपेक्टेड आने वाले 30 या 40 ईयर में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हमको ऐसे टेक्निक यूज करना है कि जिससे हम इनको वापस से बना सके और जो एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज लार्जली टूवर्ड द पेट्रोकेमिकल यूज ऑफ केमिकल विच मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स लाइक प्लांट, तो सोर्सेस अदर दैन क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो हमको पता है कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अति वापर, बहुत ज़्यादा यूज जो हो रहा है, ज़्यादा यूज जो हो रहा है बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो व्हीकल्स है, जो जनरेटर रहता है उसके अंदर भी पेट्रोल यूज होता है, वो जो लाइटर रहते हैं सिगरेट पीने के उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में ये ऐसे फ्यूल यूज होता है। तो मतलब देखिए जब पेट्रोल डीजल इनका ज़्यादा यूज होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। तो उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है, एनर्जी क्रॉप्स है। जैसे मैंने आपको बायोलॉजी में बोला है शुगर क्रॉप, शुगर केन। शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसका कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता है, यानी कि इससे हमको पीने के लिए रस मिलता है, उसके बाद उसका जो रफ पार्ट है, जो मोलासिस तैयार होंगे, मोलासिस से हमको पता है अल्कोहल मिलता है, इस अल्कोहल को पेट्रोल में मिक्स कर सकते हैं हम, और इससे जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, गैसोलीन। तो ये, और जो उसका बाकी जो बैगेज होता है उससे पेपर बना सकते हैं। तो मतलब शुगर केन का हर पार्ट काम का होता है, एनर्जी क्रॉप बोलते हैं। तो यही बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये सब यूज करना है कि जिसकी वजह से हम अच्छी चीजें बना सकें। ये पेट्रोकेमिकल आर एवरीवेयर, क्लॉथिंग, हेल्थ, प्लास्टिक, ये मतलब ये वैरायटी ऑफ केमिकल है। एडिसिव मतलब पता ना, अगर ये लकड़ी को मेरे को वॉल पे चिपकाना है तो उसके लिए जो मैं ग्लू यूज करूंगा उसको बोलते हैं एडिसिव। एडिसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर का बॉन्डिंग, मतलब वॉल के मॉलिक्यूल अलग है, ये टेबल के मॉलिक्यूल अलग है, तो इनको चिपकाने के लिए लगता है एडिसिव। कारपेटिंग मतलब समझ में आता है, कारपेट बनाना। कॉस्मेटिक मीन्स सौंदर्य प्रसाद में। फर्टिलाइजर पता है आपको, खत। तो इन सब में ये केमिकल चीजें लगती है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक चीजें यूज करके इनका डिपेंडेंसी कम करना, ये मेन मोटो है इसके पीछे। उसके बाद देखिए नंबर 8, रेड्यूस डेरिवेटिव्स मीन्स मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। तो डेरिवेटिव्स में मतलब क्या होता है, जैसे हमको पता है कि मिल्क है, मिल्क से हमको पता है कर्ड मिलता है, बटर मिलता है, घी मिलता है, पनीर मिलता है। तो ये इसके क्या हो गए, ये हो गए इसके डेरिवेटिव्स। तो ये जब इसके डेरिवेटिव्स हो गए तो वैसे कोई रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो ये जो डेरिवेटिव्स रहते हैं, जैसे कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ब्लॉकिंग ग्रुप्स, अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन और इंस्टॉलेशन और यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मतलब एक रिएक्टेंट से जब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं, इनके अंदर क्या रहता है, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और फिर बाद में इसी ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, आगे
डी प्रोटेक्टिंग। तो अब ये जो डेरिवेटिव्स बीच में तैयार हो रहे हैं, जैसे जैसे कोई रिएक्शन में हम अगर रिएजेंट ऐड करते जाएंगे, तो अब कुछ रिएजेंट अच्छे होते हैं, कुछ रिएजेंट टॉक्सिक भी होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट, तो उनको रिमूव करना जरूरी है। तो डेरिवेटिव्स आर द केमिकल विच आर यूज्ड फॉर टेम्पररी इफेक्ट इन केमिकल रिएक्शन, and these derivative can cause a temporary change in the properties and then are removed as waste. तो ये, तो in organic synthesis we need a very often protection of some functional group, and finally we again need their deprotection, and it is explained on the following example, like synthesis of meta hydroxybenzoic acid from meta hydroxy benzaldehyde। पीछे रिएक्शन दिए वाला है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो in such a cases atom economy is less and green chemistry principle aim to develop methodology where unnecessary step, मतलब जो intermediate stage है जहां पे reagent एक्स्ट्रा यूज हो रहा है उनको रिमूव करना, ये पर्पस है इस प्रिंसिपल का। बायोकैटालिस्ट रिएक्शन वेरी ऑफन नीड लो प्रोटेक्शन ऑफ सिलेक्टिव ग्रुप। तो ये आगे रिएक्शन देखिए समझ में आता है। ये देखिए इस रिएक्शन में बोला ये होगा रिएक्टेंट, ये चाहिए हमको प्रोडक्ट आर और आर लिखा है रिएक्टेंट। तो अब क्या होगा, ये इंटरमीडिएट स्टेजेस है ये जो दिख रहा है हमको। तो अब जो अननेसेसरी कंपाउंड है, अब यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन और यहाँ पर डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, तो ये चीजें रिमूव करना, ये इसके पीछे का पर्पस है, यानी कि प्रोडक्ट तैयार करना बट डिपेंडेंसी कम करना रिएजेंट पे। नाइन्थ यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज, कैटलिस्ट मतलब हमको पता है कि जो एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं और उनके सिवा रिएक्शन फास्ट हो नहीं सकती। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल जो बोलता हूँ आपको कि दूध और चाय है, मतलब चाय बनानी है दूध से, तो पत्ती और शुगर डाले जब तक आप हीटिंग नहीं दोगे तब तक चाय बनेगी नहीं। तो वैसे कोई रिएक्शन को कैरी आउट करना है तो एंजाइम बहुत इसेंशियल है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिए वाला है, वहां पर रिएक्शन दिए और उस रिएक्शन में किसको कैटालिस्ट यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल मतलब हार्डनिंग, मतलब वो डालडा तैयार करना, वनस्पति घी जो रहता है उसके लिए किसको यूज करता है, उसके लिए यूज करते हैं निकेल को। निकेल रिएक्शन हुई होगी ना आपकी, रानी निकेल, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम वैसा। उसके बाद बॉर्न हैबर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का अगर मैन्युफैक्चर करना है तो इसके लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है फेरस आयन। मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE। HDPE का मीनिंग क्या होता है, ये जो है ये केमिकल है, ये एक टाइप का पॉलीमर है। तो इस पॉलीमर को तैयार करने के लिए कौन से कैटालिस्ट को यूज करता है, इसके लिए जो केमिकल यूज होता है वो होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। स्पेलिंग लिखता हूं ZEI, जिगलर, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगर ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसके लिए कैटालिस्ट कौन सा लगता है, इसके लिए कैटालिस्ट लगता है प्लैटिनियम। प्लैटिनम ये बहुत कॉस्टली होता है, प्लैटिनम गोल्ड के भी कंपैरिजन में, पता है हमको। और इसको और कहाँ पर यूज किया गया था, वो जो गाड़ी का कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है पोल्यूशन कम करने के लिए, वहां पे भी इसको यूज करता है, इसलिए वो महंगा रहता है। और इसलिए कहा भी जाता है कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते वक्त अनलीडेड पेट्रोल यूज करना है, जिसकी वजह से ये खराब ना हो। उसके बाद नंबर 5 की प्रोसेस जो है कि फिशर टॉप्स प्रोसेस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन मैंने आपको अभी बोला है कि पेट्रोल के अंदर अल्कोहल मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो रहेगा गैसोलीन। और आप कोई भी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पर लिखे वाला आता है देखो गैसोलीन, मतलब इमेजिन एक दिन में इंडिया के अंदर कितना पेट्रोल यूज होता होगा, उसमें 5 to 10% भी अगर अल्कोहल मिक्स हो रहा है दैट इज गुड थिंग, क्योंकि अल्कोहल हार्म नहीं करेगा इंजन को और पोल्यूशन भी कम क्रिएट करेगा। तो वो है गैसोलीन। तो इसके लिए एंजाइम यहाँ पर कौन सा यूज होता है, इसके लिए जनरली ट्रांजिशन मेटल यूज होता है, मतलब जहाँ पे
कोबाल्ट है, फेरस है, ये टाइटेनियम को भी यूज़ करता है एक्सेट्रा। तो ये जो रहता है मतलब ये कौन से हो गई, ट्रांजिशन मेटल्स, ये ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। तो डिजाइन केमिकल दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली, मतलब हमेशा ऐसे केमिकल बनाइए कि जो मतलब जो कम टॉक्सिक हो और ज़्यादा हार्म ना करे और उनका डिग्रेडेशन अच्छे से हो जाए, मतलब बायोडिग्रेडेबल बने तो बहुत अच्छी बात है। विच आर नॉट टॉक्सिक, बायो एक्यूमुलेटिव, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिज्म में बढ़ता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बायो मैग्निफिकेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखिए, द मेन एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज द वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी डिग्रेडेड ऑटोमेटिकली और क्लीन द एनवायरमेंट। उसके लिए हमको प्रोडक्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जो बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से, मतलब कोई भी जो एनवायरमेंट के अंदर केमिकल है अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो उसको डिग्रेड कौन करता है, एक तो बैक्टीरिया या तो कौन करता है, फंगाई, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई दोनों में कैपेसिटी है किसकी, मिनरलाइजेशन और डीकम्पोजिशन की, ठीक है। उसके बाद देखिए, दस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड पेस्टिसाइड आर ऑलवेज प्रीफर्ड टू मेक द सेपरेशन ईजियर फॉर द कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क इज प्रिंटेड ऑन लार्ज आइटम्स, ये बोले वाला। अब यहां पर पूछा है व्हाट डू यू नो व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक पैकेजिंग। इसके लिए मैंने इसके अंदर फोटो ऐड किए वाले, देखिए वो फोटो देखे तो आपको समझ में आएगा। आप बहुत बार फेसबुक पर या कभी यूट्यूब पर वीडियो देखते होगे तो आपको दिखता है वहां पर कि जो समुद्र किनारे जो प्लास्टिक का यूज किया जाता है या जो कचरा समुद्र में फेंका जाता है उसका इफेक्ट एनिमल पर बहुत हार्मफुल होता है। देखिए इस तरीका, आगे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर जो स्लाइड है वहां पर देखोगे कि मतलब ये प्लास्टिक कितना हार्मफुल रह सकता है। ये देखिए, हर साल 500 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड ऐड होता है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखें 2020 की तो वी विल जनरेट 900% मोर प्लास्टिक दैन 1980, जो कि बहुत बैड थिंग है, ये प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। और अराउंड 2050 ओशियन कुड कंटेन मोर प्लास्टिक दैन फिश। यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये जो टॉर्टाइस है इसके अराउंड ये नेट रैप हो चुका है प्लास्टिक का, अब इसको खाने भी नहीं आएगा या इसको मूवमेंट नहीं करने आएगी। काउ डाइज इन इंडिया फ्रॉम कंज्यूमिंग प्लास्टिक वेस्ट, ये भी एक न्यूज थी। तो मतलब ऐसी चीजें थ्रो नहीं करनी चाहिए, इनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। यही तो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का। यहां पर देखिए वैरायटी ऑफ केमिकल बोले वाले, यहां पर जैसे PETE मिस पॉलीइथिलीन टेरिप्थैलेट, इसको कहां पर यूज किया जाता है, तो माइक्रोवेवेबल फूड ट्रेस, सलाद ड्रेसिंग, सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, बियर बॉटल्स, इन सब में। और इसका स्टेटस क्या है, हार्ड टू क्लीन, इसको क्लीन करना मुश्किल जाता है, बैक्टीरिया इसको इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसको वापस यूज नहीं करने आता है। तो इसके ऊपर एप्लीकेशन क्या है, तो ये जो लोगो दिख रहा है हमको, इस लोगो का मीनिंग ही हमको समझ में आता है, 3R रहता है। ये 3R का मीनिंग क्या होता है, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिसाइकल कीजिए, जैसा हमने बायोलॉजी में देखा, देखिए डे बाय डे जो पॉलीथीन कैरी बैग ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो उनको क्या किया वाला है कि ये जो पॉलीथीन की बैग है, पॉलीथीन बैग, इनके साथ क्या मिक्स किया था वहां पर, बिटुमिनस, ये कोल का टाइप है, ये दोनों मिक्स करके क्या किया, इनको हाई टेम्परेचर दिया गया। और हाई टेम्परेचर देने के बाद क्या किया, इससे बनाया था अस्फाल्ट, मतलब डांबर जो रोड के लिए यूज करते हैं, और इससे क्या किया, रोड को कंस्ट्रक्ट किए। और जो रोड इनसे कंस्ट्रक्ट किए वो रोड कैसा था, वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ मतलब इस तरीके से क्या करना चाहिए, जो भी प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करने के लिए यूज करना चाहिए। ये उसके बाद देखिए नंबर 2 HDPE। अभी HDPE बोला था मैंने, कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर इज HDPE मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जिसके लिए कैटलिस्ट यूज किया था जिगलर नाटा कैटलिस्ट।
कहाँ पर यूज होता है इसका? तो क्लीनर और शैम्पू के बॉटल में। इसका ट्रांसमिशन नो नोन केमिकल इनटू द फूड। रिसाइकल कैसे करेंगे? डिटर्जेंट बॉटल या फेंसिंग बनाने के लिए या फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए या पेन। तो ये समझ में आता है, ये इसका रिसाइकलिंग है। उसके बाद पीवीसी, वो जो खेत में पानी के पाइप जो होते हैं उनको बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो उसको कहाँ कहाँ पर यूज करते हो और उसको कैसा रिसाइकल करना, ये बना बताया वाला यहाँ पर। पढ़े तो समझ में आ जाएगा। कहाँ पर हार्ड वर्ड है तो वो मैं बोल सकता हूँ आपको यहाँ पर। जो इजी है उसको आप रीड कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल बॉटल, क्लियर फूड पैकेजिंग, माउथ वॉश बॉटल्स, सो ऑन। रिसाइकल कैसे करना है? केबल, मड फ्लैप्स, मड फ्लैप ये अपने गाड़ी के पीछे रहता है ना वो मड गार्ड, वैसा बनाने के लिए। साइकिल के पीछे भी रहता है, देखो वो डॉग के टंग के जैसा वैसा। उसके बाद LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, ब्रेड, शॉपिंग बैग्स, कारपेट, क्लॉथिंग, फर्नीचर। और रिसाइकल टू मेक एनवलप्स, फ्लोर टाइल, सो ऑन। उसके बाद PP बोला है, पॉलीप्रोपिलीन, ये यहाँ पर बोले वाला है यूज रेंज कहाँ कहाँ पर यूज होता है? बॉटल बनाने के लिए, मेडिसिन, सैरप बॉटल, ये सब। और इनको रिसाइकिल किया जाएगा बैटरी, केबल, ब्रूम, आइस क्रैपर। तो ये सब समझ में आता है, देखो ये रीड की बात है। कहाँ पे कुछ डिफिकल्ट है तो हाँ, ये जो केमिकल बोले वाला PS, पॉलीस्टेरीन, ये थोड़ा हार्मफुल है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कर सकता है। इसको रिसाइकल कैसा करेंगे? फोम पैकेजिंग, इंसुलेशन के लिए। इंसुलेशन मतलब समझ में आता है ना, अपना जो वायर रहता है वायर के ऊपर का प्लास्टिक, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कैरी करता है। लाइट स्विच प्लेट्स और रूलर्स, अपना जो स्केल होती है ना वो। मिसलेनियस मीन्स वैरायटी ऑफ, ये बोले वाले प्लास्टिक जिनका हम कैसा एप्लीकेशन उसका रहेगा और उसको कैसा हम रिड्यूस कर सकते हैं उसको या रीयूज कर सकते हैं। टोटल 12 प्रिंसिपल था, ये है 11 नंबर का। रियल टाइम एनालिसिस, पोल्यूशन प्रिवेंशन। तो एनालिटिकल मेथड का मीनिंग होता है कि एक प्रॉपर टेक्निक यूज करना। मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो अगर एक प्रॉपर टेक्निक यूज किए तो वो काम जल्दी भी होता है और अच्छी तरह से भी होता है। उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, मतलब अच्छे से काम होना। नीड टू बी फर्दर डेवलप टू अलो द रियल टाइम in process monitoring and control the prior information of hazardous substance. Example दिया, analytical methodology should be developed or modified so that continuous monitoring and manufacturing and process of unit is possible. This is much important in chemical industries and nuclear reactor. मतलब वहाँ पे प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज होना जरूरी है कि जिसके वजह से प्रोसेस फास्ट हो और जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कम टाइम में अच्छा मिले। ये इसके पीछे का मेन यानी कि प्रिंसिपल है इसका। उसके बाद देखिए सेफर केमिस्ट्री फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। ये एप्लीकेशन बहुत काम का है, सबसे मेन है। सेफर केमिस्ट्री एक्सीडेंटल प्रिवेंशन मतलब कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें अगर कुछ प्रॉपर काम नहीं हुआ तो स्पोर्ट होना, कुछ होना, वो बहुत हार्मफुल है। अगर आपको याद होगा, देखिए जो हम बायोलॉजी में पढ़ते कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। उस समय भोपाल की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख थी। तो उस दिन जो एक इंडस्ट्री थी, जिस इंडस्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड नाम की जो इंडस्ट्री थी, वहां पर रिएक्टर फूटने की वजह से MIC नाम का गैस, मिथिल आइसोसाइनाइड, ये एयर में रिलीज हुआ। और एयर पोल्यूशन हमको पता है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। उसके अगर कुछ फोटो देखोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, मैंने वैसे भी ऐड किया है, इस स्लाइड के बाद आगे है। तो मतलब ये जो एप्लीकेशन है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, इसका मीनिंग ही वो होता है कि मतलब अगर इंडस्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो प्रिवेंट करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने मतलब उसके ऊपर फिर हो गया तो उसको कंट्रोल करने के भी टैक्टिक्स हमको पता होने चाहिए। जैसे हमको पता है कहाँ पर बड़े बिल्डिंग है तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर ये सब लगाए वाला है, सो दैट इमिडिएटली कहाँ पर भी अगर फायर कैच किया तो उसको एक तो कंट्रोल करें, या तो फायर लगने का जो भी
चीजें रिस्पॉन्सिबल है उनको पहले कंट्रोल करें। ये उसके बाद देखिए, सब्सटेंस टू बी यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट इट कैन मिनिमाइज द occurrence of chemical accident, explosion, fire, and emission. For example, if chemical process work with gaseous substance, then possibility of accident including explosion relatively high as compared to a system working with non-volatile liquid or solid substance. ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि ये तमिलनाडु साइड के उधर क्या हुआ था, गैस लीकेज हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गए थे। उसके बाद हमको पता है कि चर्नोबिल देखा हमने इंसिडेंट, उसके बाद 3 माइल आइलैंड देखा है। तो मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ और वहाँ का जो हार्मफुल केमिकल रिलीज हुआ तो वो ह्यूमन के लिए बहुत हार्मफुल है। देखिए नेक्स्ट फोटो में समझेगा आपको। ये देखिए, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी अनटोल्ड स्टोरी। ये अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, गवर्नमेंट ने बोला था कि कुछ 3000 से ज़्यादा लोग मरे, बट एक्चुअल में ये जो आंकड़ा था ये बहुत ज़्यादा था। इस तरह से ये लोगों के डेड बॉडीज दिख रहे, बहुत सारे फोटोज थे कि जो परेशान कर सकते हैं। तो मतलब देखिए कितना हार्मफुल इनके इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री अभी बोले वाले कि ये जो ऊपर के 12 प्रिंसिपल है ये इनका मेन रोल था। तो ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोचेस रिकॉग्नाइज द अर्थ does have a natural capacity for dealing with much of waste and pollution that society generate. अर्थ नेचुरली क्या करता है, अगर कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हुए तो उसको डिग्रेड करने की कैपेसिटी होती है, पर अगर हम कंटिन्यूसली अगर हार्मफुल सब्सटेंस तैयार करते जाएंगे तो अर्थ उसको पूरी तरह से हैंडल करेगा, ये मुश्किल जाता है। तो इसके लिए ये ह्यूमन के हैंड में कि वो ऐसे सब्सटेंस ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे कि जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहेंगे। वही बोला रहा है टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज, मतलब ऐसे केमिकल टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस कीजिए कि जिसके वजह से हार्डर्स सब्सटेंस कम प्रोड्यूस हो, या तो अगर पहले प्रोड्यूस हो चुके तो उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तो ये सो ऑन, तो ये पढ़ लेती आपको समझ में आ जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बोला है ये हो चुका है हमारा, ठीक है। कल और नेक्स्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, तब तक इतना देख लीजिएगा और पूरा लेक्चर देखे तो ये आपको समझ में आएगा।